स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा वो क्रिप्टो करेंसीज की वजह से आएगा। यहां पर आप खबर देख सकते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम फ्रॉम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज सेज RBI गवर्नर। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे थे। एक बड़ा बयान होता है, यहां पर हम फाइनेंशियल क्राइसिस की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई चीजों पर मुद्दों पर बात की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी डेट है हमारा जो प्रीलिम्स बैच के अंदर एडमिशन लेने का, क्योंकि अगर आप अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाया गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, जिसके तहत 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस के माध्यम से जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का पूरा इंटीग्रेटेड स्टडी होता है वो आपका कराया जाएगा। कंसोलिडेटेड जो बुक्स होते हैं वो आपके घर पर भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, सीसैट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। सिर्फ 6000 में जो स्पेसिफिक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बैच है। इसके अंदर एडमिशन आज से क्लोज हो रहा है, तो इसको जल्द से जल्द अवेल कराइए। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी हो या फिर एनसीईआरटी जो भी कुछ है, आप इसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, शक्तिकांता दास, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि अगला फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है, लेकिन जो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस है इट विल हैपन ड्यू टू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्रिप्टो की बात की है लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अपने स्तर पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज रिलीज कर रही हैं। बेसिकली उसको CBDC कहा जा रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर लाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको नहीं चलने देना है और जो सेंट्रल बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है वही चलना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर शक्तिकांता दास बिजनेस स्टैंडर्ड BFSI इनसाइट समिट के अंदर बोल रहे थे और उसी समय उसके अंदर उन्होंने अंडरलाइन किया कि बेसिकली ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो इन्फ्लेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो पूरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है और इसका बेसिक कारण यह है कि क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उसका कोई भी अंडरलाइन वैल्यू नहीं है। अंडरलाइन वैल्यू कहने का मतलब कि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि रिलायंस का शेयर है, अगर आप कोई रिलायंस का शेयर खरीदते हो, टाटा का शेयर खरीदते हो, तो वो शेयर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है ना कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। कंपनी के पास कई सारे एसेट्स हैं, तो वो आप कुछ खरीद रहे हो तो उसकी कुछ वैल्यू है। लेकिन ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इसकी कुछ वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलती, इसका कोई अंडरलाइन एसेट नहीं है। इसके अलावा एक और अगर आप एग्जांपल देखो, जैसे कि हम डॉलर की बात करें, रुपी की बात करें, डॉलर क्या है, डॉलर का अंडरलाइन वैल्यू क्या है, बेसिकली उसकी इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, उसको सपोर्ट मिलता है यूएस की सरकार के द्वारा, तो इसी की वजह से उसकी खुद की एक अंडरलाइन वैल्यू है। लेकिन ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं इनका बहुत ज्यादा रिस्क है, पूरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकती हैं। और स्पेशली यहां पर शक्तिकांता दास ने एग्जाम्पल दिया FTX का। आपको याद होगा रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल से कि FTX का फॉल हुआ है। FTX बेसिकली सिंपल टर्म में ये समझिए, यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप जो डिजिटल करेंसीज हैं उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास बिटकॉइन है, ठीक है, अब बिटकॉइन से आप इथेरियम लेना चाहते हो या फिर डायरेक्टली बिटकॉइन लेना चाहते हैं या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज आप लेना चाहते हो, वो सारी चीजों का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये FTX क्या हुआ, ये विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज था, लेकिन ये फॉल हो गया, ये गिर गया और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये हुआ कि बाकी के जितने भी क्रिप्टो करेंसीज थे उनके वैल्यू में भी फॉल हुआ है। और RBI गवर्नर ने इसी का एग्जाम्पल दिया कि जब से अगर आप देखोगे FTX का फॉल हुआ है, ये साफ दिखता है कि यहां पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई अंडरलाइन एसेट नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। आवर मेन कंसर्न अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज इज दैट इट डज नॉट हैव एनी अंडरलाइन व्हाटसोएवर। तो आई होप कि उनका ये पर्टिकुलर बयान आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो शक्तिकांता दास है उन्होंने एक और चीज कहा कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं इनका जो ओरिजिन होता है
वो बेसिकली वो चाहते हैं कि जो सिस्टम है उसको बाईपास कर सकें ताकि पूरे सिस्टम को ब्रेक कर सकें। मतलब कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का जन्म क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि वो सेंट्रल बैंक्स के करेंसीज के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहते थे। मतलब कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर जो रेगुलेशन होता है उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहते थे, जो कि गलत है। अगर किसी भी इकोनॉमी को चलना है, देश के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से स्टैब्लिश रखना है, तो यहां पर जो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा करेंसीज निकाली जाती हैं, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, रुपी हो गया भारत के अंदर, उसके ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी करेंसी की वैल्यू कब तक है? जब आपका भरोसा है उसके ऊपर। जब जैसे ही आपका भरोसा टूटेगा, आप उस करेंसी को नहीं रखना चाहोगे। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो आजकल आई हैं, इसका ओरिजिन ही यही है कि इन सारी चीजों को ब्रेक किया जाए, सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दे वांट टू बाईपास एंड बीट द सिस्टम। और दूसरा उन्होंने कहा, अंडरलाइन वाला मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली 100% स्पेकुलेटिव है। ऑब्वियस सी बात है, आप देखो ना, बिटकॉइन का वैल्यू कुछ भी नहीं था 2010 में, ठीक है? आप मतलब मुफ्त के भाव में ले सकते थे, ऐसी वाली चीजें थी। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ? अचानक से करते करते वो $65,000, $70,000 इस तरह से उसके प्राइसेस बढ़ गए, और आज के डेट में वापस से क्या हुआ है? $20,000 से भी कम हो गया है। मैंने तो देखा नहीं एग्जैक्टली कितना है, लेकिन बहुत तेजी से गिरा है। तो ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन, ये क्या दिखाता है? ये स्पेकुलेशन को दिखाता है कि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उससे कमाना चाहते हैं। तो ये 100% स्पेकुलेटिव है और इस सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जो कि हमें नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए यहां पर जो शक्तिकांता दास है, उन्होंने ये भी कहा कि दीज क्रिप्टो करेंसीज should be prohibited because if it is allowed to grow, then mark my words, next financial crisis will come from these cryptocurrencies। मतलब कि अगर हमने इस क्रिप्टो करेंसीज को नहीं रोका, तो जो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इन्हीं की वजह से आएगा। तो बार बार ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस शब्द की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले इसको मैं आपको बताता हूं, फिर ये क्रिप्टो करेंसी से मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसा सिचुएशन होता है जब इकोनॉमी के अंदर, विश्व के अंदर, किसी रीजन के अंदर, किसी जगह पर जो एसेट के प्राइसेस हैं, स्टीप डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब एसेट क्या है? जैसे कि मान लो कोई प्रॉपर्टी हो गया, जमीन के रेट हो गए, ठीक है, गोल्ड का रेट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपका एसेट का प्राइस अचानक से स्टीप डिक्लाइन होता है, उसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। बिजनेस और जो कंज्यूमर्स हैं, उनका जो कर्ज है वो काफी ज्यादा अचानक से बढ़ जाता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर लिक्विडिटी शॉर्टेजेस देखने को मिलती है, मतलब बैंक्स के पास पैसा नहीं रहता, और इसकी वजह से कई बार लोग पैनिक करते हैं, बैंक रन होता है, मतलब बैंकों की तरफ भागते हैं ताकि लोग अपना पूरा पैसा वहां से निकाल सकें, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर वो अपना पैसा बैंक्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रखेंगे तो वो लॉस में चले जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन होता है, इसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के अलग सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल बबल हो गया। मतलब कि स्टॉक मार्केट में कई बार आपने देखा होगा, स्टॉक मार्केट बढ़ता गया और भी लोग पैसे लगा रहे हैं, मतलब देश के अंदर सारे लोग मिलकर खूब सारा अचानक से पैसा डाल रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है? वो स्टॉक मार्केट बबल टूटता है और वो प्राइसेस गिर जाते हैं और लोगों को नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए, चाइना के अंदर अभी रिसेंटली एग्जांपल है रियल एस्टेट बबल का। किस तरह से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे थे और अचानक से यहां पर गिर गया। मतलब जिस दाम पर लोगों ने खरीदा था 5 साल पहले, उस दाम से भी अभी नीचे में उनको कोई खरीदने के लिए नहीं है। तो ये हालत है। तो ये जो स्पेकुलेशन वाली चीजें होती हैं, कई बार स्टॉक मार्केट क्रैश, सॉवरेन डिफॉल्ट, कोई देश अगर डिफॉल्ट कर गया, मान लो भारत ने कोई कर्ज लिया था और कल भारत कह दे कि हम वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे, उसको सॉवरेन डिफॉल्ट कहते हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस को भी फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। अब ये जो सिचुएशन है ना, वो किसी रीजन में हो सकता है, पूरे देश में हो सकता है, पूरे दुनिया में भी हो सकता है। जैसे कि 2008 वाला जो आपका क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको हम ग्रेट रिसेशन भी कहते हैं। देखो, सबसे बड़ा रिसेशन कब आया? सबसे बड़ा डिप्रेशन हम देखते हैं वो हुआ था 1930s में, उसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। लेकिन उसके बाद से आप देखोगे जो 2008 वाला रिसेशन था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, और इसीलिए हम उसको ग्रेट रिसेशन कहते हैं। उसको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे ग्लोबली आपको वो क्राइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, शक्तिकांता दास जो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, इसको आप कुछ यूं समझ सकते हो कि लोग अगर अपना बहुत सारा पैसा, कई बार हमने देखा है कि लोग कर्ज लेकर अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा देते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न आएगा और वो कमा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो डूबेगा ही वो पैसा आगे चलकर। तो ये शक्तिकांता दास कह रहे हैं कि आगे कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इन क्रिप्टो करेंसीज की वजह से आ सकती है, ऐसा उनका ऐसा मानना है। और इसी की वजह से बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं कि दुनिया में इस समय कितने क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो बताया जा रहा है कि आप करीब 6000 के आसपास देख सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज की संख्या है,
जिसमें 90% क्रिप्टो करेंसीज की जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा लो होती है, मतलब वो तो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर हैं। 2% ही ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें हेल्दी लिक्विडिटी है, मतलब कि इस पूरे 6000 में से आप देखो तो 153 क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है, और 5886 क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जिसमें बहुत लो वॉल्यूम है, तो उसमें कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन जब ये बड़े वाले क्रिप्टो करेंसीज भी गिरेंगे तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली वो समझाना चाह रहे थे एंड आई होप कि आपको वो भी समझ में आ गया होगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने एम्फसाइज किया यूपीआई के ऊपर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के ऊपर, उसके डिफरेंस को भी बताया। बेसिकली उनका ये कहना था कि यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है। कई बार लोग समझ भी नहीं पाते कि यूपीआई और सीबीडीसी में क्या अंतर है, मतलब जो ई रूपी सरकार निकाल रही है, जो आरबीआई निकाल रही है, जिसको डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है, इसमें और यूपीआई में क्या अंतर है। यूपीआई, ध्यान रखिएगा, वो करेंसी नहीं है। यूपीआई के माध्यम से आप करेंसी को एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग जगह ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जो ई रूपी है वो अपने आप में करेंसी है, ठीक है। जैसे एक फिजिकल नोट होता है वैसे ही एक करेंसी है, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में है। इसके साथ साथ मान लो अगर आप ई रूपी को ट्रांसफर करना चाहते हो एक से दूसरे पर्सन को, तो आपको किसी इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं है, किसी बैंक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूपीआई में तो क्या होता है, आपको बैंक की जरूरत पड़ती है, राइट। इसके अलावा यहां पर आप देखिए, बताया ये भी जाता है कि आरबीआई गवर्नर के द्वारा कि ई रूपी मान लो अगर आपके वॉलेट में पड़ा है, ठीक है, मतलब डिजिटल वॉलेट में पड़ा है, तो उसको आप कभी भी अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक से इधर ला सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें चीजों को कर पाएंगे। इसके अलावा जो ई रूपी होता है, डिजिटल करेंसी होता है, वो इनएक्सपेंसिव होता है, उसमें कॉस्ट भी बहुत नहीं लगता, क्योंकि फिजिकल नोट निकालने में तो क्या है, प्रिंट करना पड़ता है, तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज हैं वो आपका इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली आरबीआई ये कह रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी क्यों इस्तेमाल करो, आप इधर आओ ना, आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करो, आप हमारे द्वारा जो निकाला गया उसको करो। इसके लिए ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट्स वगैरह ऑलरेडी चलाए जा चुके हैं, बहुत ही जल्द आम नागरिक के लिए भी जल्दी इसको लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी के ऊपर बात करें कि शक्तिकांता दास ने इकोनॉमी को लेकर क्या कहा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाया, कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ठीक ठाक चल रही है देश के अंदर, और करीब 70 जो इंडिकेटर्स होते हैं हम उसको ट्रैक करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ग्रीन बॉक्स में हैं, कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमें थोड़ा सा चिंतित करती हैं। मतलब भारत के अंदर इंटरनल फैक्टर्स कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स में जहाँ पर दुनिया भर में रिसेशन की बात हो रही है, ज़्यादातर विश्व के हिस्सों में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा, 1/3 कंट्रीज रिसेशन में चली जाएंगी। इसका ऑब्वियस सी बात है भारत के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम जितना एक्सपोर्ट कर पाते थे वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट उतना नहीं होगा तो हमारा जो जीडीपी है उसमें कमी आएगी। इसीलिए आरबीआई ने यहां पर बताया था कि जो जीडीपी है, पहले हम अनुमान लगा रहे थे 2022-23 में 7% रहेगा, लेकिन उसको घटाकर 6.8% कर दिया गया। इसके अलावा जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन का आंकड़ा आपको पता है लंबे समय से 6% के ऊपर था। इसको लेकर आरबीआई ने कहा कि देखिए हम और सरकार दोनों मिलकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सक्सेस भी हासिल हो रहा है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको हर एक चीज़ इसके बारे में समझ में आ गया होगा जो शक्तिकांता दास कहना चाहते थे। और जाने से पहले यहाँ पर क्या बता सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, कौन से इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी प्रीलिम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज आखिरी डेट है इसके अंदर एनरोलमेंट करने का। क्योंकि जो प्रीलिम्स का पूरा तैयारी है दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, प्रीलिम्स लिखते हैं, लेकिन बहुत ही कम सेलेक्ट हो पाते हैं। सो दिस इज योर बेस्ट चांस, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर एंड इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।